A very good morning to all of you. So we were doing the topic colligative properties and colligative properties में हम लोग ने कल क्या कर लिया था, हमने फर्स्ट कर ली थी लूवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड हमने कर लिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो दो colligative प्रॉपर्टीज है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और इसको बार बार देखोगे और समझोगे कि किस तरीके से ये होता है। सो आई होप कि आपने जो कल द लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था वो आपने अच्छे से देखा है और आपको कोई दिक्कत उसमें आनी नहीं चाहिए क्योंकि हर चीज उसमें डिस्क्राइब अच्छे से करी है मैंने। तो लेट्स मूव टू द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि कल हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में का इंक्रीज होना, वैसे ही आज हमको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होना, कम हो जाना। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। सो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of its solid state। हाँ, vapor pressure of its solid state, solid state का भी vapor pressure होता है but it is very very less। क्या कह रहा है ये कि जो freezing point होता है वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। मतलब सब्सटेंस एक ही है, उसके दो स्टेट्स हो सकते हैं एक ही सब्सटेंस के, जैसे कि हम वाटर और आइस अगर देख ले तो, है ना, वाटर जो होता है वो सी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट होता है जबकि आइस जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट होता है। अब अगर इन दोनों का वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाए, जो टेम्परेचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो वापस से हमें इसे समझने के लिए एक ग्राफ समझना पड़ेगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है किसके बीच में, जैसे कल भी मैंने एक ग्राफ बनाया था किसके बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ओके, तो अब ये देखो ग्राफ जो है ये क्या होगा कि यहाँ से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ में डिक्रीज होता जा रहा है। ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, समझ में आ रही बात। अब हमने क्या लिया है, एक लिक्विड। अभी ये लिक्विड कैसा है, प्योर स्टेट में है। कैसा है, प्योर स्टेट में है। तो जब ये जो पॉइंट है जहां पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर की जो लाइन दिख रही है ये कट हो रही है या फिर ये इक्वल हो रहे हैं, क्या ये आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये आपका सॉलिड का वेपर प्रेशर है। तो जिस लाइन पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं इसको मैंने डिनोट किया है टीएफ नॉट से। मतलब ये जो टीएफ नॉट है वो कैसा है, ऐसा लिक्विड जो प्योर स्टेट में हो तब, तो दिस इज टीएफ नॉट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेपर इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी लिक्विड में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी तक हम लोग यही कह रहे थे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इस वाली लाइन में मतलब लिक्विड टू आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, अब हम लोग वापस इससे कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड से, और जब लिक्विड नंबर सेकंड जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड हुआ है। अब ये जो पॉइंट है हमें मिला, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब इक्वल हो जाता है। अच्छा, इस लाइन को मैंने क्या लिख दिया है, टीएफ लिख दिया है। दिस इज द प्योर लिक्विड। और टीएफ नॉट जो होगा वो पॉइंट आएगा हमारा जब प्योर लिक्विड है, सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। एंड टीएफ जो है वो आएगा जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, डेल्टा टीएफ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, डेल्टा टीएफ, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ओके, तो अब जैसे कि कल हमने डेल्टा टी बी किया था, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर
चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वैसे ही यहाँ पर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बड़े ब्रैकेट लगाए हैं, बड़े ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड करेगी। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। फिर मैंने क्या किया है, डेल्टा टी एफ को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है, कंसंट्रेशन टर्म जो मैंने यूज किया है वापस वही क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों मैंने यूज किया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि मोलैलिटी क्या है, यह है एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया है और एक साइन हटाया है और कांस्टेंट लगाया है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं के एफ। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, जहां पर के एफ क्या है, यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्यूट, एंड एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी को और कैसे लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, वही ठीक वही उसका कंक्लूजन है जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं, weight of solute upon molecular mass of solute into weight of solvent। ओके, अगर इन ग्राम्स में लिखना हो तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू क्या कर लेंगे हम 1000 से, तो हमें ग्राम्स में आंसर मिल जाएंगे। तो हमारे पास में आप देखोगे कि डेल्टा टी बी जो था उसका भी सेम यही फॉर्मूला था, डेल्टा टी बी वॉज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अगर ग्राम से हो, बस यहाँ पर अगर डेल्टा टी एफ हो तो यहाँ पर के एफ यहाँ पर लग जाना है, बाकी जो इक्वेशन आ रही है या जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। अब हम देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डेल्टा टीबी जो है वो क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट दैट इज इक्वल टू एम के बी। डेल्टा टी एफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिलकर आया था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ उल्टा। ओके, इसके ठीक उसके उल्टा हमारे पास में निकल कर आया था, क्या निकल कर आया था, एम के एफ। सेकेंड हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ के एफ एंड के बी के बारे में। तो यूनिट्स ऑफ के एफ एंड के बी क्या निकल कर आया है हमारा, अगर मैं यहां से देखूं के एफ और के बी जो था वो किसके इक्विवेलेंट था, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m दैट इज मोलैलिटी। यहाँ से अगर मैं देखूंगी तो ये वाली इक्वेशन अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ से अगर मुझे kf निकालना है, अगर यहाँ से मुझे kf निकालना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल्टा टी एफ अपॉन एम, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो यहीं पे मैंने ये किया है डेल्टा टी अपॉन एम, टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर ही है, चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो kf में ले लो kb में ले लो, क्या है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिग्री सेल्सियस से लिख सकती हूँ, एंड m क्या है, मोलैलिटी, उसको हम मोलर लिख सकते हैं। ओके, तो या तो इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलर, ओके, या फिर इसकी हो जाएगी, मोलैलिटी को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, टेम्परेचर को मैंने लिखा है यहाँ पर केल्विन, एंड जो मोलैलिटी है इसको लिखा है केजी पर मोल। ओके, तो केल्विन केजी पर मोल इसकी एक यूनिट है, डिग्री सेल्सियस मोलर इसकी एक यूनिट है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो कि बताया है मैंने, यूनिट्स ऑफ के एफ एंड के बी। थर्ड देखने वाली बात ये है और समझने वाली बात ये है कि अगर मैं एक H2O प्योर H2O लेती हूँ तो उसकी के एफ निकल कर आती है 1.08, के बी अगर मैं लेती हूँ तो उसकी यूनिट आती है तो उसकी वैल्यू आती है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो ये दोनों यूनिट ये दोनों वैल्यूज देखने पर पता चलती है कि जो के एफ होगी वो हमेशा के बी के से ज्यादा होगी, जो वैल्यू होगी किसकी, के एफ की, वो हमेशा के बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी तो मैंने H2O का ही लिया है, जनरली सारे के सारे अगर आप ले लोगे सब्सटेंस या सॉल्वेंट्स तो उसकी हमेशा केएफ जो होगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन केबी आएगी। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है चीजें।
So let's come to the last colligative property, that is osmotic pressure, which is denoted by pi. So osmotic pressure को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा semi permeable membrane. So we all know that solution is made up of solute and solvent, right? Solute particles are bigger and solvent particles are smaller. So what is a semi permeable membrane? जैसे कि आपने देखा है when you make a tea, okay, what do you do? आप क्या करते हो? उसे लास्ट में छानते हो, right? So what is that? That is a membrane. You are separating the liquid from a solid. Okay? समझ रहे हो बात को कि जब आप लास्ट में चाय बनाने के बाद में उसे आप जब कप में डालने लगते हो तब आप एक जरे की मदद से आप अलग कर देते हो किसको, चाय की पत्ती को, शुगर को, whatever the solid particles are there, so that you are left with the liquid thing. Okay? So what that it is a permeable membrane. कुछ चीजों को वो अपने अंदर से निकलने दे रही है, जबकि कुछ चीजों को वो अपने अंदर से जो मेम्ब्रेन है या फिर जो लेयर है, जो सेपरेशन है, वो नहीं करने दे रही है. ओके, आवर स्किन इज आल्सो अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, कुछ चीजें जो ऑक्सीजन वगैरह होती है उसको अलाउ करती है, लेकिन डर्ट को और इनको अलाउ नहीं करती है. सो इट आल्सो एक्ट्स लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो डेफिनेशन कैसे होगी? जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से. सॉल्यूट पार्टिकल्स क्योंकि साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करती है. सो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ये तो हुई हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बात. एग्जाम्पल इज द पार्चमेंट पेपर which you can see in the chemistry lab also. We are having a parchment papers, 1 or 2. Okay, जब मिलेंगे तब जरूर बताऊंगी तुमको. सेकेंड हम लोग ये बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में. तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस समझने के लिए हम लोग समझेंगे इस डायग्राम को. तो एक मैंने यहाँ पर कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने यहाँ पर सेपरेट आउट कर दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाकर. एक साइड में मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर को फिल अप किया है और दूसरे साइड में क्या लिया है, मैंने सॉल्यूशन लिया है, वाटर के साथ में NaCl को ऐड कर दिया है. ओके, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ पर हाई होगी? इस साइड में होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर NaCl है ही नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है. देयरफॉर यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी? हायर कंसंट्रेशन. जबकि यहाँ पर कैसी होगी? इट विल बी अ लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं from higher concentration to the lower concentration. यहाँ पर higher concentration कौन सा है? इस साइड. and lower concentration कौन सा है? ये वाली साइड. तो अब definition पे देखेंगे हम लोग. The movement of molecules of solvent from the higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. तो definition में important क्या है? It is through a definition, sorry, it is through a semi-permeable membrane. अगर ये चीज हो रही है कि solvent molecules जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, सो दैट इज नोन एज सेमी परमेबल, सॉरी, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो ये तो हमारी बात हुई ऑस्मोसिस की. नाउ अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट टर्म आता है. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अब जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर गए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट, तो क्या होने लग जाएगा? इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना. अब ये कांस्टेंट होता ही जा रहा है. और अगर हम लोग इस पर एक पिस्टन लगा दे, मतलब इस पे प्रेशर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो अप्लाइड प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक, सॉरी, जो अगर पिस्टन लगा दे तो ये वाला जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, है ना. तो इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही हमारा टॉपिक है और ये हम लोग पाई से डिनोट करते हैं. तब इसकी डेफिनेशन देखेंगे. द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सो दैट ऑस्मोसिस प्रेशर, सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप्स, सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप्स. दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर और इसको किससे डिनोट किया है? पाई से. ओके, तो ये हमारा हो गया कि भाई ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं. ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर आरओ. ओके,
तो समझने की बात यह है कि अगर सारा का सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर NaCl है ना, NaCl है, हमको ऐसा तो पानी चाहिए ही नहीं जिसमें कि हमारा कोई सॉल्यूट हो। भाई हम क्या करेंगे ऐसे पानी का हमें तो प्योर वाटर चाहिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा। ओके, तो अब अगर कैसे हो सकता है, अगर ये जो अप्लाइड प्रेशर है, अगर ये अप्लाइड प्रेशर है ये बढ़ा दे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हो सकता है कि भाई यहाँ से जो सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इस तरफ आ जाए। तो बस यही होता है, आरओ जो हम लगाते हैं वो यही काम करता है। इफ मोर प्रेशर इज यूज्ड देन osmotic pressure, then the flow of solvent takes place from solution to pure solvent through semi-permeable membrane. This is known as reverse osmosis. तो बस ठीक ऑस्मोसिस के उल्टा अगर प्रोसेस चले तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या था कि अप्लाइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। P तो प्रेशर ही है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर P को हमने किससे रिप्लेस किया है, पाई से। अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पाई से लिखेंगे। तो पाई V इज इक्वल्स टू NRT, यहाँ से पाई क्या निकल कर आएगा, N/V अपॉन RT। पाई इज इक्वल्स टू N/V को हमने क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, C, है ना। तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो ये हमारी इक्वेशन काम आएगी, पाई इज इक्वल्स टू CRT। R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट, T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। तो ये हमारी बात थी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, एंड दिस वाज द इक्वेशन। तो छोटा सा एक टॉपिक और हम लोग आज देखेंगे, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। सबको पता है हमें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। लेकिन want of ने क्या कहा था, want of gave a factor which explains the abnormal colligative property of a solution due to dissociation or association, and that is known as want of factor। want of ने क्या किया था, एक फैक्टर दिया था that is I, जो कि क्या रिजेंबल करता है या क्या शो करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हमने अगर 1 मोल शुगर को उसमें ऐड किया है, किसमें, किसी भी सॉल्वेंट में अगर 1 मोल शुगर को ऐड किया है, तो वो कितना रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। लेकिन उसकी जगह अगर मैं NaCl को यूज कर लूँ, तो NaCl डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, एक Na+ बनाएगा और एक Cl- आयन बनाएगा। मतलब अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मेरे पास, 2 मोल आ गए। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो 1 की जगह करेंगे या 2 की जगह, ऑब्वियसली 2 की जगह, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 की। तो अब थ्योरेटिकली तो मैं कहूंगी कि एक NaCl मोल मैंने डाला है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो इसके लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया वांट ऑफ ने, जिसे कहा गया है वांट ऑफ फैक्टर, जिसे I से डिनोट किया जाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला है क्या होगा, I इक्वल्स टू observed value of colligative property upon theoretical value of colligative property। अगर I जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स का। अगर I जो है वो लेस देन 1 है, तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज टेकिंग प्लेस। If I is greater than 1, then that means that dissociation of solute particles is taking place। Okay, so that is all of today's video, and we have completed this chapter, and we'll still discuss some of the important things in the next class. Thank you.